तो आज हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, जो लाइफ प्रोसेस का आज तीसरा पार्ट है। देखिए, पोषण के आधार पर उन पौधों को स्वपोषी कहा जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अर्थात जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। लेकिन वे पौधे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, उन पौधों को दो वर्गों में रखा गया है। पहला जो है मृतजीवी और दूसरा जो है परजीवी। पहला कौन सा है? मृतजीवी और दूसरा है परजीवी। मृतजीवी की बात करें तो वे पौधे जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी मृत अवशेष या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर हो और वहां से भोजन को ग्रहण करे, तो वैसे पौधे को हम मृतजीवी पौधे कहते हैं। और इसके अंतर्गत आ जाते हैं मशरूम। क्या आ जाते हैं? मशरूम। और परजीवी की बात करें तो वे पौधे जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पर निर्भर हो, उस पौधे के तने के किसी भाग पर उगकर जो है उस पौधे से पोषण प्राप्त करे, तो वैसे पौधों को परजीवी कहते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं अमरबेल। क्या आते हैं? अमरबेल। तो स्वपोषी पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। और जो भी स्वपोषी पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और फिर से मिट्टी से वो जल को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में सूर्य से वो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका में पाया जाता है। और यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को, सूर्य प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से लेते हैं, जल जो कि मिट्टी से लेते हैं जाइलम ऊतक के द्वारा, सूर्य का प्रकाश सूर्य से क्लोरोफिल के द्वारा, और उसके बाद ये बनाते हैं ग्लूकोज यानी कि C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज तो बनाते ही बनाते हैं और साथ में जो है ऑक्सीजन भी बनाते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में। और ये ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग जो है सांस के रूप में उसको हम ग्रहण करते हैं। और ये जो प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। हालांकि प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो है हम आगे जो है और डीप में पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, नहीं, ये चार चीज चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण करते कौन है? तो स्वपोषी पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज का होना आवश्यक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? तो वायुमंडल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से? वायुमंडल से। पौधे के पत्ती में होते हैं स्टोमाटा या रंध्र, आगे हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। और उसी स्टोमाटा या रंध्र के द्वारा जो है ये पौधे वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। उसके बाद में जल की बात करें तो जल मिट्टी से अवशोषण किया जाता है। पौधे में एक ऊतक होता है जाइलम ऊतक, और उसी जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे जो है मिट्टी से जल को अवशोषित करता है। ये बात याद रखिएगा कि वे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, वे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, तो वे पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल से नहीं बल्कि जल में घुले बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट से जो है वे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। वे पौधे जो जल में घुले हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बाइकार्बोनेट के रूप में जो है प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल जो हो गया मिट्टी से। उसके बाद में सूर्य के प्रकाश, सूर्य से, और इस सूर्य के प्रकाश को ये क्लोरोफिल जो है ट्रैप करता है, अवशोषित करता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका में पाया जाता है। और यही क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ट्रैप कर कर जो है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और उसके बाद बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। यही बनाना चाहता है पौधे, और बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन वायुमंडल में चले जाते हैं जिसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं
और इसी को जो है हम सांस लेने के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधे में, आखिर इसका स्थान कहाँ है, कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की स्थान की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है शुरू से लेकर अंत तक पौधे की कोशिका क्लोरोप्लास्ट में होती है। और उत्तक की बात करें तो पहली सीड नामक उत्तक में, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पत्ती का अनुप्रस्थ काट है, इसको अभी हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका में होती है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका में क्यों होती है? क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिका में होता है क्लोरोफिल, जो कि एक प्रकार का पिगमेंट है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है अधिकांशतः जो है पौधे के पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधे के पत्ती में पाया जाता है। इसलिए पौधे के पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इसलिए इस पौधे को, पत्ती को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। देखिए, यहाँ पर हम पत्ती का एक अनुप्रस्थ काट है जिसका फिगर बनाया है, इसको आइए हम समझते हैं। ठीक है, पत्ती का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, और क्यूटिकल के नीचे ये वाला जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये बाह्य त्वचा। जिस प्रकार हमारे शरीर में भी बाह्य त्वचा यहाँ पर पाया जाता है, उसी प्रकार पेड़ के जो पत्ते जो होते हैं उसमें भी जो है बाह्य त्वचा पाए जाते हैं। और उस बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे वाला भाग जो है पैलिसीड उत्तक है। क्या है? पैलिसीड उत्तक। और यही पैलिसीड उत्तक है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होने वाला है। ठीक है, और जस्ट उसके नीचे ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये स्पंजी पैरेन्काइमा। ये क्या है? स्पंजी पैरेन्काइमा। और स्पंजी पैरेन्काइमा के ही बीच में होता है जाइलम और फ्लोएम। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं ये जाइलम है। जाइलम क्या है? जाइलम। और यही जाइलम जो है मिट्टी से जल को अवशोषित करता है, और अवशोषण करने के बाद पौधे के संपूर्ण भाग में जो है भेजने का काम करता है, जिस जल से प्रकाश संश्लेषण होता है, अर्थात भोजन का निर्माण होता है और वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। उसके बाद में इस जाइलम के जस्ट नीचे देखिएगा तो ये फ्लोएम उत्तक है। कौन सा उत्तक है? फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक की बात करें तो एक खाद्य पदार्थ का जो है सम्मोहन करता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण हो गया, तो अधिकांशतः तो जो है पत्ते में बनते हैं, लेकिन भोजन तो जो है पौधे के तन्ने में भी चाहिए, जड़ में भी चाहिए। तो तन्ना और जड़ में जो है भोजन को ले जाने के काम जो है ये फ्लोएम उत्तक करता है। ठीक है, उसके नीचे ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये निचली त्वचा है, पत्ते के जो है निचली त्वचा है, और इसके जस्ट बीच में जो है निचली त्वचा के ही बीच में यहाँ पर होता है स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा, या जिसको रंध्र कहते हैं। और स्टोमाटा या रंध्र के नीचे एक छोटा सा छिद्र होता है, और इसी छिद्र के खुलने और बंद होने से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से पत्ते में जाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। और जब यहाँ पर पैलिसेड उत्तक में प्रकाश संश्लेषण हो जाता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में जब ऑक्सीजन जब बनता है तो वो ऑक्सीजन स्टोमाटा या रंध्र के छिद्र के द्वारा जो है बाहर निकल जाते हैं और वायुमंडल में जो है मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो स्टोमाटा, इसका हम दो फिगर बनाए हैं। यहाँ पर एक खुला स्टोमाटा और यहाँ पर जो है ये बंद स्टोमाटा। ठीक है, और स्टोमाटा का भी पार्ट है, जैसे कि ये वाला जो हिस्सा जो है एपिडर्मिस कोशिका है, नीचे वाला ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट के रूप में ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये वाला हिस्सा जो है रक्षक कोशिका है। ये वाला हिस्सा क्या है? रक्षक कोशिका। और स्टोमाटा या रंध्र के सबसे नीचे यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर छिद्र होता है। यहाँ पर क्या होता है? छिद्र, या इसी को रंध्र कहते हैं। यहाँ पर ये वाला हिस्सा रंध्र, या इसी को क्या कहते हैं? छिद्र। और इस रंध्र या छिद्र को जो है गार्ड सेल के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? गार्ड सेल, या इसी को हम रक्षक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्षक कोशिका। यही रक्षक कोशिका या गार्ड सेल जो है इस स्टोमाटा को खोलता है और बंद करता है। अब कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है? तो जैसे इस स्टोमाटा में जल की अधिकता होती है, तो जल की अधिकता होती
होती है तो ये स्टोमाटा फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। और जब फूल जाता है तो रंध्र खुल जाते हैं, और जब रंध्र खुल जाते हैं तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और अंदर प्रकाश संश्लेषण में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनते हैं वे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उस टाइम जो है स्टोमाटा खुला हुआ होता है। कब? जब जल की अधिकता हो जाता है तब। लेकिन जैसे ही जल की कमी होती है, जैसे ही जल की कमी होती है तो ये गार्ड सेल या रक्षक कोशिका जो है ये सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने के उपरांत जो है इस स्टोमाटा को जो है बंद कर देता है। तो इस प्रकार स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम जो है गार्ड सेल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गार्ड सेल। और संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो है वो कहाँ होती है? तो पैलिसेड ऊतक में होती है। कहाँ होती है? पैलिसेड ऊतक। इसी में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। तो आप समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो पौधे के पत्ती में, इसलिए पत्ती को पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की अवस्थाएं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है जो 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण जो है प्रकाश अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन, और जो दूसरा चरण जो है वो है अप्रकाश अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन। प्रकाश अभिक्रिया की बात करें तो ये प्रकाश अभिक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के ग्राना वाले भाग में होता है। कहाँ होता है? तो हरित लवक के ग्राना वाले भाग में होता है। और ये जो प्रकाश अभिक्रिया जो है इसकी खोज जो है हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इस प्रकाश अभिक्रिया को हिल रिएक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें 4 घटनाएं होती है। ये जो प्रकाश अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं इसमें 4 घटनाएं होती है। सबसे पहले ये होता है कि क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल जो है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है तो इससे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्टिव हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? एक्टिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है उत्तेजित हो जाते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस में होता है जल का प्रकाशीय अपघटन, यानी कि जल जो टूटते हैं। जल क्या होते हैं? टूटते हैं। सबसे पहले ये जो जल जो है 2 भाग में टूटते हैं, एक तो हाइड्रोजन आयन और दूसरा जो है OH आयन में टूटते हैं। जल क्या करते हैं? प्रकाशीय अपघटन में जल का क्या होता है? टूटना होता है, अपघटन होता है। जल हाइड्रोजन आयन H आयन में टूटते हैं और फिर जो है OH आयन में टूटते हैं, और फिर से ये OH आयन जो है पुनः 2 हिस्सा में टूटता है, एक तो ऑक्सीजन में और इसका जो दूसरा जो हिस्सा जो है वो जो है जल के रूप में टूटता है। जो ये ऑक्सीजन जो टूटा, जो ऑक्सीजन जो बना, ये जो है बनते ही जो है वायुमंडल में जो है चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? वायुमंडल में चले जाते हैं, क्योंकि इस जो है ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है निकलता है, और उसके बाद में ये जो जल जो बनता है तो जल जो है पौधे में ही रह जाते हैं। जल जो है पौधे में ही रह जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधे में जो है कितना लगभग जो है 70 से 90%, कितना 70 से 90% जो है जल पाया जाता है पौधे में। इसलिए जल अत्यंत जरूरी है। और दूसरा, जल का उपयोग जो है वाष्पोत्सर्जन में, जल का उपयोग कहाँ हो जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन में। ठीक है, दो प्रोसेस हो गया। पहला प्रोसेस में क्या हुआ है? तो क्लोरोफिल सूर्य को प्रकाश को ऑब्जर्व कर इलेक्ट्रॉन को एक्टिव किया है, उत्तेजित हुआ है। और दूसरा, जल का प्रकाशीय अपघटन हुआ है, जिसमें जल सबसे पहले 2 हिस्से H आयन और OH आयन में टूटे हैं, और फिर से ये OH आयन 2 हिस्से में ऑक्सीजन और जल में टूटे हैं। ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में चले जाते हैं और जल जो कि पौधे में ही रह जाते हैं। फिर होता है NADPH2 का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? NADPH2 यानी कि निकोटिनामाइड एड्यूनिन डीनाइक्लोटाइड का निर्माण होता है। देखिए, जब जल का अपघटन हुआ था तो हाइड्रोजन आयन बना था। क्या बना था? हाइड्रोजन आयन। और इस हाइड्रोजन आयन को जो है एक विशेष प्रकार का हाइड्रोजन ग्राही विटामिन NADP, कौन? NADP+। ये क्या है NADP+?
तो एक प्रकार का हाइड्रोजन ग्राही विटामिन है। क्या है? हाइड्रोजन ग्राही विटामिन। ये NADP प्लस हाइड्रोजन को जो है यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो बना है उसको ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करने के उपरांत क्या बना लेता है? NADPH2 का निर्माण कर लेता है। और चौथा प्रोसेस है ATP का निर्माण। चौथा प्रोसेस क्या है? ATP यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए पौधे में एक विशेष प्रकार का यौगिक पाया जाता है ADP। क्या पाया जाता है? ADP, एडिनोसाइन डिफॉस्फेट। इसको और फास्फोरस, क्या? फास्फोरस, ये दोनों मिलकर जो है ATP का निर्माण कर लेता है। ADP जो पौधे में एक विशेष प्रकार का यौगिक है एडिनोसाइन डिफॉस्फेट और प्लस में फास्फोरस तत्व, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? ATP का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट का निर्माण कर लेते हैं। और ATP बनने की प्रक्रिया को ही प्रकाश फॉस्फेटीकरण कहा जाता है। और ये जो बना है जैसे कि ATP, प्रकाश अभिक्रिया में ATP बना है और प्रकाश अभिक्रिया में NADPH2 बना है। इन दोनों का प्रयोग जो है आगे जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन में इसका उपयोग होता है। अगला टॉपिक है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया की बात करें तो यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। इस अभिक्रिया को अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये अंधेरा में होता है, बल्कि इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो अभिक्रिया जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है ये ATP और NADPH2 याद है ये प्रकाशीय अभिक्रिया में बना था और इस अभिक्रिया के संयोग से जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया जो है संपन्न होती है। इसकी खोज मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जिस प्रकार प्रकाशीय अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था और उसे हम हिल रिएक्शन कहते हैं, उसी प्रकार जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया का खोज जो है मेल्विन कैल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। और ये कैल्विन साइकिल जो है 3 चरणों में पूरा होता है। पहला जो है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा अपचयन और तीसरा जो है पुनर्जनन। कार्बोक्सिलेशन की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस जो है ये रुबिस्को एंजाइम की सहायता से जो है कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP ये जब दोनों मिलते हैं, रुबिस्को एंजाइम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और RuBP जब मिलते हैं तो PGA का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यही PGA जो है पहला अस्थायी यौगिक है। PGA क्या है? तो पहला जो है अस्थायी यौगिक है। उसके बाद में अप्रकाशिक अभिक्रिया का दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होता है और दूसरा प्रोसेस जो है अपचयन। अपचयन की बात करें तो PGA जो अभी कार्बोक्सिलेशन में जो है बना है और ATP और NADPH2 जो प्रकाशिक अभिक्रिया में बना है, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो तीनों के मिलने से जो है PGAL का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? PGAL यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। किसका निर्माण होता है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और यही फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PGAL आगे चलकर जो है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। उसके बाद में अप्रकाशिक अभिक्रिया का तीसरा और लास्ट प्रोसेस जो है पुनर्जनन। कौन सा है? पुनर्जनन। ये जो PGAL बचे जो होते हैं वो पुनः RuBP का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये पुनः जो है RuBP का निर्माण करता है। ये RuBP का निर्माण कौन करता है? तो PGAL, बचा हुआ PGAL जो है RuBP का निर्माण करता है, जिसके वजह से कैल्विन साइकिल बिना बाधा के चलती रहती है और निरंतर जो है ग्लूकोज का निर्माण होते रहता है। तो इस प्रकार अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण हुआ है और प्रकाशिक अभिक्रिया में जो है ATP और NADPH2 का निर्माण हुआ है और इस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण समाप्त होती है। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी लाइव प्रोसेस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे।